2 मई 2011 पाकिस्तान का शहर एबटाबाद। रात का गहरा अंधेरा और उस अंधेरे में एक ऐसा ऑपरेशन हो रहा था जो दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। आज हम उसी टॉप सीक्रेट मिशन की कहानी में उतरेंगे जिसने एक दशक लंबी दुनिया की सबसे महंगी मैनहंट को उसके अंजाम तक पहुंचाया। तो चलिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर की हर परत को खोलकर देखते हैं। पाकिस्तान के उसी कंपाउंड से रात के सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज रेडियो पर गूंजी, जेरोनिमो। सुनने में तो ये बस एक कोडवर्ड था, लेकिन असल में ये एक ऐलान था। ऐलान इस बात का कि एक दशक से जो तलाश चल रही थी वो पूरी हो चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन मारा जा चुका था। लेकिन सवाल ये है कि इस अंजाम तक पहुंचे कैसे? क्या ये कोई फिल्मी कहानी थी जहां अचानक कोई कामयाबी मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है पूरे 10 साल की अथक मेहनत, सब्र और खुफिया जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की। ये कहानी है कि कैसे एक मामूली से धागे को पकड़कर एक बहुत बड़ी वैश्विक रहस्य की गुत्थी सुलझा दी गई। बिन लादेन एक तरह से एक भूत की तरह जी रहा था। साल 1998 के बाद से उसने फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट मतलब हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो जानता था कि डिजिटल फुटप्रिंट्स उसे पकड़वा सकते हैं। तो फिर उस तक पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब था एक जीता जागता इंसान, उसका कुरियर। एक ऐसा भरोसेमंद आदमी जो बिन लादेन के पैगामों को खुफिया तरीके से बाहर की दुनिया तक लाता और ले जाता था। बस अब पूरा मिशन एक ही लक्ष्य पर टिक गया था। इस कुरियर को ढूंढो और बिन लादेन का पता मिल जाएगा। और ये सफ़र ये कोई कुछ दिनों या महीनों का नहीं, बल्कि सालों का था। सोचिए, 2002 में पहली बार कैदियों से पूछताछ में एक नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। फिर 2 साल बाद 2004 में एक दूसरे कैदी ने इस नाम पर मुहर लगा दी और बताया कि ये बिन लादेन का कितना खास आदमी है। फिर 3 साल और लग गए। 2007 में जाकर उसका असली नाम पता चला और आखिरकार 2010 में, यानी 8 साल की मेहनत के बाद, वो कुरियर मिल गया। एजेंट्स ने उसका पीछा किया और उसकी गाड़ी सीधे उन्हें पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक अजीबोगरीब दिखने वाले कंपाउंड के दरवाजे तक ले दे। तो अब एजेंट्स की सारी दुनिया सिमटकर उस एक कंपाउंड पर आ गई थी। एक ऐसी जगह जो आम घरों के बीच में ही बनी थी, लेकिन उसमें कुछ भी आम नहीं था। ये वो जगह थी जहां दुनिया का सबसे वांछित शख्स सबकी नजरों के ठीक सामने, लेकिन सबसे छिपकर रह रहा था। इस कंपाउंड और इसके पड़ोस के घरों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब ये किसी घर जैसा नहीं, बल्कि एक किले जैसा था। जहां आसपास के घरों की दीवारें मुश्किल से 6 से 8 फीट ऊंची थी, वहीं इसकी दीवारें 18 फीट तक ऊंची थी और उन पर भी कांटेदार तार लगे थे। अंदर जाने के लिए एक नहीं, दो सिक्योरिटी गेट्स, और तो और तीसरी मंजिल की बालकनी पर भी 7 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई झांक भी ना सके। लेकिन सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, इस डिजिटल युग में उस घर में न कोई फोन लाइन थी, न कोई इंटरनेट कनेक्शन। ये साफ इशारा था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा। और सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं, अंदर रहने वालों का बर्ताव भी बहुत अजीब था। वो अपना सारा कचरा जला देते थे, कभी बाहर नहीं फेंकते थे। आसपास के घरों से 8 गुना बड़ी प्रॉपर्टी थी ये, और घर में खिड़कियां बस नाम मात्र की थीं। स्थानीय लोग इसे वजीरिस्तान हवेली बुलाते थे। और सबसे दिलचस्प खुफिया जानकारी ये मिली कि अंदर रहने वाला एक लंबा आदमी सैटेलाइट की नजरों से बचने के लिए बगीचे में काउबॉय हैट पहनकर घूमता था। अब सीआईए को लगभग यकीन हो चला था कि उनका जैकपॉट इसी हवेली के अंदर है। लोकेशन तो मिल गई थी, पर अब इस कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होने वाला था। व्हाइट हाउस में बैठकों का दौर शुरू हुआ। अब क्या किया जाए, ये फैसला लेना शायद इस पूरी खोज से भी ज्यादा मुश्किल और जोखिम भरा था। राष्ट्रपति ओबामा और उनकी टीम के सामने 2 रास्ते थे, और दोनों ही बेहद खतरनाक। पहला ऑप्शन था एयर स्ट्राइक, ड्रोन से बम गिरा दो। फायदा ये कि अमेरिकी सैनिकों की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन नुकसान कहीं ज्यादा थे। बेगुनाह लोग मारे जा सकते थे और बिन लादेन की मौत का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन था एक सर्जिकल स्ट्राइक, हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारना। इसमें बिन लादेन को जिंदा पकड़ने या उसकी पहचान की पुष्टि करने की पूरी संभावना थी, पर यह एक जानलेवा मिशन था। इसमें सील टीम की जान जा सकती थी और पाकिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट भी खड़ा हो सकता था। पाकिस्तान पर इस मिशन को गुप्त रखने का भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें इस प्लान से पूरी तरह बाहर रखने का फैसला हुआ। ये एक तरफा कार्रवाई होनी थी। और फिर कई रातों की बेचैनी और सोच विचार के बाद 29 अप्रैल 2011 को राष्ट्रपति ओबामा ने इतिहास के सबसे साहसी और जोखिम भरे कमांडो ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी।
अब वक्त था एक्शन का। मिशन लॉन्च हो चुका था। तो चलिए अब उन 40 मिनट की दिल दहला देने वाली रेड के हर एक पल को करीब से देखते हैं, जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। आधी रात के आसपास 2 खुफिया ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अंधेरे में कंपाउंड के ऊपर पहुंचे, लेकिन पहुंचते ही एक बड़ा हादसा हो गया। एक हेलीकॉप्टर की टेल दीवार से टकराई और वो क्रैश हो गया। मिशन शुरू होते ही लगभग फेल होने की कगार पर था, लेकिन सील्स रुके नहीं। वो बाहर निकले और घर में घुस गए। कुछ ही मिनटों की गोलीबारी के बाद उन्हें उनका टारगेट तीसरी मंजिल पर मिला। बिन लादेन मारा गया। इसके बाद सील्स ने गिरे हुए हेलीकॉप्टर को विस्फोटकों से उड़ाया, बिन लादेन के शव और वहां से मिली खुफिया जानकारी को उठाया और दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस लौट गए। ये सब कुछ सिर्फ 40 मिनट के अंदर हो गया। इस पूरी कार्रवाई में बिन लादेन तो मारा ही गया, लेकिन उसके साथ 4 और लोग भी मारे गए। उसका एक बेटा खालिद, उसका वही भरोसेमंद कुरियर अल-कुवैती, कुरियर का भाई और उसकी पत्नी। मिशन तो सफल हो गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, दुनिया को इस बात का यकीन कैसे दिलाया जाए कि मारा गया शख्स वाकई ओसामा बिन लादेन ही है। पुष्टि कैसे की जाए? इसके लिए एक नहीं बल्कि कई लेवल्स पर कंफर्मेशन की गई। मौके पर ही एक 6 फीट के सील कमांडो को शव के बगल में लिटाकर लंबाई का अंदाजा लगाया गया। फिर तस्वीरों को फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से मिलाया गया। नतीजा 95% मैच आया। रेड के दौरान मौजूद बिन लादेन की एक पत्नी ने भी नाम लेकर उसकी पहचान की। और आखिर में सबसे मजबूत सबूत, डीएनए टेस्ट। इसका नतीजा इतना सटीक था कि उसमें गलती की गुंजाइश 11.1 क्वाड्रिलियन में से सिर्फ 1 थी, यानी लगभग न के बराबर। अब कोई शक नहीं बचा था। जैसे ये खबर व्हाइट हाउस से बाहर निकली, पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया। अब इस कहानी का आखिरी अध्याय शुरू होता है। इस घटना के बाद की दुनिया और उस पर हुई मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। बिन लादेन की मौत के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी नेवी ने इस्लामी रीति रिवाजों के साथ उसके शव को अरब सागर में दफना दिया। ये फैसला काफी विवादों में रहा, लेकिन इसके पीछे की वजह साफ थी। अमेरिका नहीं चाहता था कि उसकी कब्र उसके समर्थकों के लिए कोई तीर्थ स्थल बन जाए। इस एक घटना पर दुनिया कितनी बटी हुई थी, वो इस स्लाइड से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ अमेरिका था, जहां 90% लोगों ने इस रेड का समर्थन किया और सड़कों पर जश्न मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में 2/3 लोगों ने इसकी निंदा की और इसे अपने देश की संप्रभुता पर एक हमला बताया। जाहिर है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उनकी सरकार ने फौरन एक जांच बैठाई, जिसे एबटाबाद कमीशन नाम दिया गया। सवाल एक ही था और बहुत चुभने वाला था। आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी सालों तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी के ठीक बगल में छिपा रहा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई? उस कमीशन की रिपोर्ट जब लीक हुई तो उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट ने इस पूरी विफलता को सरकार के लगभग सभी स्तरों पर आपराधिक लापरवाही और अक्षमता की कहानी बताया। ये शब्द इस पूरे ऑपरेशन की जटिल विरासत को बयां करते हैं और उन सवालों को हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं जिनके जवाब शायद कभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाएंगे।